हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज अनपेड सेलर। सेक्शन नंबर 45 हमको ये बताता है कि अनपेड सेलर हम किसे कहते हैं। तो ये सेक्शन ये कहता है कि इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जब हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो सेलर होता है उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा। वहीं जो बायर है उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो पूरा का पूरा प्राइस पे करेगा। बट फ्रेंड्स सोचो, अगर जो बायर है वो प्राइस पे करने से रिफ्यूज कर दे, या फिर वो पार्शियल अमाउंट पे करे, या फिर उसके द्वारा दिए गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो जाए, तो क्या यहाँ पर हम ये मानेंगे कि जो सेलर है वो अनपेड हो गया है? जी हाँ, अगर एक सेलर को जो है वो पूरी अमाउंट उसके पे नहीं करता बायर, तो यही कहा जाएगा कि जो सेलर है वो अनपेड सेलर है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस पॉइंट को। सिनेरियो नंबर 1, ये है पिंकू जो कि सेलर है, ये है टॉम जो कि बायर है। पिंकू ने टॉम को 50,000 रुपए के गुड्स बेचे, लेकिन चिंकू ने क्या करा, वो पूरे के पूरे 50,000 रुपए पे करने से कर दिया मना। तो क्या यहाँ पर पिंकू को पेमेंट मिली? नो। तो इट मीन्स पिंकू क्या बन गया? अनपेड सेलर। सिनेरियो नंबर 2, पिंकू है सेलर, टॉम है बायर। पिंकू ने टॉम को 50,000 रुपए के गुड्स बेचे, लेकिन टॉम ने क्या करा, 50,000 उसको पूरे पे नहीं करे। यहाँ पर टॉम ने पिंकू को ओनली 20,000 रुपीज से पे करे। अभी भी रिमेनिंग 30,000 है, तो इसका मतलब पूरी अमाउंट अभी तक पिंकू को नहीं मिली। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि पिंकू कौन है? अनपेड सेलर है। सिनेरियो नंबर 3, पिंकू कौन है? सेलर है, और टॉम कौन है? बायर है। पिंकू ने टॉम को 50,000 रुपीज के गुड्स सोल्ड करे, लेकिन टॉम ने क्या करा, 50,000 रुपए का चेक बनाकर दिया पिंकू को। अब जब पिंकू बैंक में गया तो उसको वहां पता चला कि वो तो चेक डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया। तो मुझे बताओ, चेक बाउंस होने की वजह से क्या यहाँ पर पिंकू को पेमेंट मिली? नो मैम। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या हुआ, पिंकू को हम क्या बोलेंगे कि वो अनपेड सेलर है। तो समझे, अगर जो बायर है वो पूरा का पूरा अमाउंट पे करने से रिफ्यूज कर दे, या फिर जो बायर है वो पार्शियल अमाउंट पे करे, या फिर बायर द्वारा दिए गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है चाहे वो चेक है, अगर वो डिसऑर्डर हो जाता है, तो हम यही कहेंगे कि जो सेलर है वो अनपेड सेलर है। आई होप आप ये तो समझ गए कि अनपेड सेलर क्या होता है। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर जो बायर है उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है, तो क्या अनपेड सेलर को कोई रेमेडीज मिलती हैं या नहीं? क्या उसको कोई राइट्स मिले हैं? जी हाँ, यहाँ पर लॉ जो है वो अनपेड सेलर को राइट देता है अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर। अगर मैं अगेंस्ट द गुड्स की बात करूँ तो इसको 2 हिस्सों में बाइफिकेट करा है। सबसे पहले तो कहते हैं वो गुड्स जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। इस सिनेरियो में राइट्स आते हैं राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट एंड राइट ऑफ रीसेल। दूसरा कहते हैं वो वाले गुड्स जिसकी प्रॉपर्टी अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई थी। इस सिनेरियो में राइट्स आती हैं विद द होल्डिंग डिलीवरी, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट एंड राइट ऑफ रीसेल। अभी आपने एक बात नोटिस करी, जो राइट ऑफ लियन है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट है और राइट ऑफ रीसेल है, ये तो मैंने दोनों ही केसेस में बोला। जी हाँ, सिर्फ विद द होल्डिंग डिलीवरी जो पॉइंट है यही एक एडिशन है उस केस में जब प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई गुड्स के बायर को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। जो बायर के अगेंस्ट राइट्स है वो हम लोग अपकमिंग वीडियो में करेंगे। तो चलिए फिर हमारी राइट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट है राइट ऑफ लियन। सेक्शन नंबर 47 हमको ये बताता है कि राइट ऑफ लियन क्या होता है।
ये सेक्शन कहता है कि राइट ऑफ लियन का मतलब है कि जो सेलर है ना उसके पास ये राइट है कि जब तक जो बायर है वो उसको पूरा का पूरा प्राइस पे नहीं कर देता तब तक जो सेलर है वो क्या है उस गुड्स की पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। यस, यहाँ पर सेलर अब बायर को ये कह सकता है कि क्योंकि तुमने पूरे के पूरे प्राइस पे नहीं करा है, दैट्स वाई अब जब तक तुम पूरी पेमेंट नहीं करते हो मैं इन गुड्स को अपने पास से रखूँगा। अब अक्सर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑनरशिप और पोजेशन में क्या डिफरेंस है। लेट मी क्लियर दिस। सबसे पहले ऑनरशिप की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर हूँ, आप बायर हो और मेरे को कह रहे हो कि हमको बिजनेस लॉ की बुक चाहिए। मैंने आपको बुक दी, आपने मेरे को उसका प्राइस पे कर दिया, मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी बुक अब आपकी, आप उसके ऑनर बन गए हो बिकॉज मैंने उसकी ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये हुई ऑनरशिप। पोजेशन समझो, मानकर चलो मैं कोई सेलर नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। आपने बोला यार प्रतिभा मेरे को ना बिजनेस लॉ की बुक चाहिए, 2 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम है, पता नहीं मैंने ये टेंशन में बुक कहाँ रख दी, मेरे को पढ़ना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे पास बुक पड़ी है, तो मैंने वो बुक आपको पढ़ने के लिए दी है। नो डाउट आपने बुक रख ली है, आपके पास अब वो बुक है, लेकिन वो बुक मैंने सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दी है, आप उसके मालिक नहीं बने हो, उसकी रियल ऑनर मैं ही हूँ। तो ये होती है पोजेशन। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर से हमारे इस सेक्शन की ओर आते हैं। तो ये सेक्शन 47 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सेलर के पास राइट होता है कि वो गुड्स की पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख सकता है जब तक कि बायर क्या है पूरा का पूरा प्राइस पे नहीं कर देता। चलिए चलो चलो एग्जाम्पल से समझो। तो चलो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में चलते हैं। ये है जेठालाल जी, ये है हमारी पिंकी। पिंकी गई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में और जेठालाल जी को उसने बोला, क्या बोला, उसने बोला कि मेरे को टोनी टीवी चाहिए। तो उसने एक टीवी सिलेक्ट कर लिया कि ये चाहिए। तो जेठालाल जी ने कहा कि मैडम ये 55,000 का है। वो कहते ठीक है, उसने 55,000 का चेक बना करके दे दिया। अब यहाँ पर जेठा जी कहते हैं कि मैडम आपने पेमेंट कर दी ठीक है, लेकिन ये जो टीवी है आपको शाम को डिलीवर होगा। वो कहती ठीक है। देखो यहाँ पर जेठालाल ने टीवी बेच दिया, ऑनरशिप भले ही ट्रांसफर हो गई, लेकिन वो टीवी है कहाँ, अभी भी जेठालाल की शॉप में ही है। तो मतलब अभी भी उसकी पोजेशन किसके पास है, जेठालाल के पास ही है। अब सुनो आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनना। तो जेठालाल जी ने नट्टू काका को बोला, नट्टू काका एक काम करिए, टीवी की डिलीवरी करने से पहले ना बैंक जाकर ये चेक डिपॉजिट कराइए और पेमेंट पहले क्लियर करवाइए। नट्टू काका जी गए बैंक में। अब नट्टू काका बैंक से बड़े उदास होकर वापस आए। जेठालाल कहता नट्टू काका क्या हुआ। नट्टू काका बोले सेठ जी वो जो मिस पिंकी चेक देकर कर गई थी ना वो तो बाउंस हो गया। जेठालाल कहता लो ये क्या हो गया, पेमेंट तो मिली ही नहीं। तो यहाँ पर अब जेठालाल ने बागा को बोला कि बागा रुक जा, टीवी की डिलीवरी करने मत जाना। तो वो पिंकी तो आ गई, कहती अरे जेठा जी आपने तो बोला था कि शाम तक टीवी की डिलीवरी हो जाएगी, टीवी तो मेरे को मिला ही नहीं। तो यहाँ पर जेठालाल जी ने बोला मैडम आपके द्वारा दिया गया चेक डिसऑनर हो चुका है, पहले पेमेंट क्लियर करिए तभी क्या है हम आपको टीवी देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर जेठालाल जी ने राइट ऑफ लियन का यूज करा। मतलब भले ही जेठालाल ने ऑनरशिप तो ट्रांसफर कर दी थी, मतलब गुड़ तो उसको बेच दिया था पिंकी को, लेकिन पोजेशन अभी भी उसके पास थी, वो गुड अभी भी उसके पास ही अवेलेबल था। दैट्स वाई जेठालाल के पास अब राइट था कि जब तक पेमेंट नहीं मिलती वो क्या है उसकी पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख ले। लेकिन सपोज करो अगर वो टीवी डिलीवर हो चुका होता तो क्या हम ये कहते कि जेठालाल के पास अभी भी उस टीवी की पोजेशन है? सोचो, आंसर इज नो। तो मतलब जेठालाल के पास पोजेशन नहीं रही, तो मतलब राइट ऑफ लियन का यूज जेठालाल नहीं कर सकता था। यस, अगर तो एक बार वो पोजेशन है गुड की वो सेलर के हाथों से निकल गई ना, फिर वो राइट ऑफ लियन का यूज नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें राइट ऑफ लियन को यूज कर सकते हैं। नंबर 1 कहते हैं अगर जो सेलर है उसने गुड्स को कैश बेसिस पे सेल करा है। नंबर 2 अगर गुड्स आपने क्रेडिट पे सोल्ड करे हैं लेकिन
टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी अगर मतलब क्रेडिट का टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रही तो आपके पास राइट आ जाता है कि आप क्या है गुड्स की पोजेशन को रिटेन करके रख सकते हो। नंबर 3, अगर जो बायर है वो इनसॉल्वेंट हो जाए। देखो अगर आपको पता चल गया है मतलब गुड्स की पोजेशन ट्रांसफ़र करने से पहले अगर आपको पता चल गया है कि यार बायर से पेमेंट आने के चांसेस तो गए, क्यों? क्योंकि बायर का तो निकल गया दिवालिया, तो आप क्यों ही गुड्स उसको दोगे? आप क्या करोगे? गुड्स की पोजेशन अपने पास रिटेन करके रख लोगे जब तक कि आपको पेमेंट नहीं मिलती। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 48 जो बात करता है पार्ट डिलीवरी की। अब ये पार्ट डिलीवरी क्या है, चलिए एक अच्छी सी एग्जांपल से समझे। ये है पिंकी। पिंकी के ना भाई की शादी है। यस, अब शादी है भाई की, मिठाई के डब्बे तो बांटेंगे ही। तो ये गई एक स्वीट शॉप में। पिंकी ने बोला अंकल जी मेरे को ना 200 बॉक्सेस चाहिए। यस, इसने 200 मिठाई के डब्बे खरीदे। अब मान के चलो वो 200 डब्बे जो थे उसकी जो कीमत थी, जो प्राइस था वो बने 5000 रुपये। क्लियर? तो अब पता क्या हुआ, वो जो मिठाई वाला था भाई उसने 200 में से 100 डब्बे जो थे वो पिंकी के घर डिलीवर करवा चुका था, लेकिन बाकी के 100 डब्बे जो थे वो अभी भी उसी के शॉप पर थे। आगे अब क्या हुआ, जो पिंकी थी ना उसने भी पूरे के पूरे 5000 पे नहीं करे थे। पिंकी ने सिर्फ और सिर्फ 3500 ही पे करे थे। कहने का मतलब क्या है कि पार्शियल अमाउंट पे करेगी, अभी भी रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ना अब जो मिठाई वाले जो अंकल थे, मिठाई की शॉप वाले, उन्होंने क्या करा, कहा कि मैडम जब तक आप बाकी के पूरे प्राइस पे नहीं कर देती, जो 100 डब्बे हमारे पास बचे हैं ना अभी आपके, जिसकी पोजेशन अभी कहता मेरे ही हाथों में है, वो अंकल बोला, वो सेलर बोला कि मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक पूरा पैसा मेरे को नहीं मिलता। तो पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या है कि एक सेलर ने जितने गुड्स अब उसके हाथों से निकल गए, पहुंच गए बायर के घर पे, उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जितना अभी भी मटेरियल, जितना अभी भी गुड उसके पास बाकी बचा है वो उसको, उसके पोजेशन को रिटेन करके रख सकता है जब तक बायर क्या है वो पूरी पेमेंट क्लियर नहीं कर देता। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 49 का सब सेक्शन 1 जो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ लियन की। अब ये सेक्शन कहता है कि ऐसा क्या होता है जब जो ये राइट ऑफ लियन जो है वो टर्मिनेट, वो खत्म, मतलब सेलर क्या है राइट ऑफ लियन को अभी यूज ही नहीं कर सकता, उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता, उसको क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो सुनो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मान लो मैं हूँ सेलर, मैं हूँ पंजाब से, आप हो सामने बायर, आप हो दिल्ली से। अब मेरे को आपको गुड्स भेजने हैं दिल्ली में। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भेजने हैं गुड्स, तो मैं कोई बीच में ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करूँगी ना। तो सपोज मैंने एक ट्रक लिया, एक ट्रक हायर करा, एक कैरियर जिसको आप वर्ड यूज़ करते हो, कैरियर या फिर कोई अदर बेली, मतलब इनके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, आप तक वो गुड्स पहुँचा रही हूँ। तो मुझे बताओ जो गुड्स मेरे पास थे, जब वो मैंने गुड्स आप तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाले को, मतलब कैरियर को या फिर किसी अदर बेली को मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, तो क्या अब वो गुड्स की पोजेशन मेरे पास रही? नो। वाई? क्योंकि वो गुड्स मेरे पास से अब कहाँ चले गए, वो ट्रक वाले भाई के पास चले गए। तो क्या मेरे पास पोजेशन नहीं रही ना। तो जब मेरे पास पोजेशन ही नहीं रही तो क्या अगर बायर ने, मतलब आपने अगर मेरे को पेमेंट नहीं करी तो क्या मैं राइट ऑफ लियन को यूज़ कर सकती हूँ? नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास पोजेशन ही नहीं रही। तो ये क्या कहता है सेक्शन कि अगर एक बार सेलर ने गुड्स जो है वो किसको डिलीवर कर दिए, उसने कैरियर को या फिर अदर बेली को, कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट वाले भाई साहब को अगर ट्रांसफ़र कर दिए ना, तो फिर जो है सेलर की वहीं पर ही राइट ऑफ लियन क्या हो गई? टर्मिनेट, खत्म। ठीक है। नंबर 2, अगर कहते जो बायर है या फिर जो बायर का एजेंट है वो लॉफुली, मतलब डरा धमका के नहीं, ऐसा नहीं, मान लो मैं सेलर हूँ तो सामने जो बायर है या फिर बायर का एजेंट आ रहा है, डरा धमका के ऐसे हथियार उठा के ला रहा है, चलो हमारे गुड्स दो हमको, ऐसे डरा धमका कर पोजेशन नहीं लेके जानी है।
लीगली अगर क्या है, जो बायर है या फिर कहते हैं बायर का एजेंट है, वो क्या है आपसे पोजेशन लेके जा रहा है, मतलब पोजेशन आपके हाथों से गई, बायर के पास पहुंची, तो क्या हुआ यहाँ पर राइट ऑफ लियन टर्मिनेट, खत्म। थर्ड है सेलर वेव्ड हिज लियन ऑन द गुड्स। यहाँ पर सेलर खुद ही विड्रॉ कर रहा है अपनी राइट को। है मैम, ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ सेलर कुछ ज़्यादा बड़े दिलदार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी राइट को खुद ही इग्नोर करते हैं, छोड़ कोई नहीं। चलो एग्जांपल से समझो ऐसा कब किस केस में होता है। मान के चलो मैं हूँ सेलर, सामने वाला जो बायर है ना, सपोज करो वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा नेबर है, तो वो मेरे से कुछ गुड खरीदने आया था 20,000 रुपये के, लेकिन गुड्स अभी भी मेरे पास ही पड़े हैं, मतलब उसकी पोजेशन मेरे पास ही है, और उन्होंने क्या करा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये दिए। उन्होंने बोला कि अभी पूरी पेमेंट नहीं कर सकता। वैसे तो लॉ मेरे को यहाँ पे अब राइट दे रहा है कि मैं राइट ऑफ लियन यूज़ करूँ और उसको ये बोलूँ कि जी जब तक आप क्या है पूरी पेमेंट नहीं कर देते, मैं आपको जो है वो गुड की पोसेशन नहीं दूंगी, मैं अपने पास ही गुड्स को तब तक रखूँगी। लेकिन बीच में आ गया पड़ोसी धर्म। अब नेबरहुड होने की वजह से मैंने क्या करा, खुद ही अपनी राइट को वेव कर दिया। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब फिर कभी दे देना पैसे, ये लीजिए अपने गुड्स लीजिए। तो ये होता है कि यहाँ पर सेलर ने खुद ही अपनी राइट को क्या करा, वेव कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, ये बात करता है डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब ये क्या चीज आ गई, सुनो, ये भी एग्जाम्पल से समझो। मान के चलो मैं हूँ सेलर, आज मैं सेलर ही बन गई यार। मान के चलो मैं हूँ सेलर, हाँ चलो आप हो बायर, खुद को बायर रिज्यूम करो, मैं हूँ सेलर, आप हो बायर। तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको मैंने 50,000 रुपये के गुड्स बेचे। यार 50,000 के क्यों, मान लो मैंने आपको लाखों के गुड्स बेचे, हाँ मान के चलो मैंने आपको 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, लेकिन आपने क्या करा, मेरे को पेमेंट नहीं करी। मैम हमको कंजूस समझते हो क्या? अरे एग्जाम्पल है, मान लो ना, ठीक है। तो जॉक्स अपार्ट, अब सीरियसली सुनना मैं क्या समझा रही हूँ। मैं हूँ सेलर, आप हो बायर, ठीक है। तो मैंने आपको 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, अभी भी वो गुड्स की पोजेशन है मेरे पास से, क्लियर। आपने 1 लाख में से 50,000 पे कर दिए हैं, बाकी के 50,000 आप पे नहीं कर रहे हो। तो मैं गई कोर्ट में, यस, मैंने कहा ये जो सामने बायर बैठा है ना, ये मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा। तो कोर्ट ने आपको दे दिया ऑर्डर, क्या दिया आपको, ऑर्डर दे दिया, मतलब डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया कि आप ना ये जो खड़ी है इसको इसके पूरी की पूरी पेमेंट दीजिए जो आपने इससे गुड्स खरीदे हैं। मतलब यहाँ पर कोर्ट जो है वो बायर को ऑर्डर देती है कि सेलर को क्या है पूरा प्राइस पे करो। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन क्या अभी तक आपने मेरे को पैसे दिए हैं, रिमेनिंग जो बचे हैं 50,000? नो। तो ये सेक्शन कहता है कि भले ही कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, भले ही डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स हो मिल गई है, लेकिन स्टिल ऐसा सेलर मेरे पास ये राइट है कि जब तक क्या है आप मेरे को पूरा पैसा पे नहीं करते, मैं क्या हूँ आपकी गुड्स की पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख सकती हूँ। बस यही सेक्शन बता रहा था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। करते हैं नेक्स्ट राइट की, डेट इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट। फ्रेंड्स बहुत ही ये ना एक्चुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, तो मैं जो आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ना उसको अच्छे से अपने माइंड में विजुलाइज करके समझिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक एंड भूलेगा भी नहीं। तो अब भी एग्जाम्पल जरा विजुलाइज करिए, अच्छे से फील करके समझिए, मजा आएगा। तो मान के चलो मैं कौन हूँ, मैं हूँ सेलर, ओके। ये है पिंकी जो कि बायर है, मैं हूँ पंजाब में रहती और जो ये पिंकी है मान लो ये हरियाणा में रहती है, ओके। अब मैं पंजाब से हरियाणा किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही उसको गुड्स भेजूंगी, है ना। अब मैं उड़ता हुआ कबूतर तो भेज नहीं सकती भाई, ये चिट्ठी तो है नहीं, ओके। तो मैं उसको गुड्स भेजूंगी किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब मान के चलो यही गुड था जो मैंने उसको भेजना था। तो सपोज करो फ्रेंड्स, अब तक ये गुड की पोजेशन मेरे पास थी, अब तक ये गुड मेरे पास था, लेकिन मैंने जैसे ही ये गुड वो ट्रक वाले भाई को दिया,
उसको डिलीवर कर दिया कि जा हरियाणा जाके पिंकी को दे के आ, क्या अब ये गुड मेरे पास रहा? नहीं। क्या इसकी पोजेशन मेरे पास नहीं? नहीं। मतलब अब इसकी पोजेशन किसके पास चली गई? वो ट्रक वाले भाई के पास चली गई। तो अब सपोज करो मेरे को पता चला कहीं से कि वो जो पिंकी है ना यार, वो तो बन गई इंसॉल्वेंट, उसका तो दिवाला ही निकल गया। तो अब मुझे बताओ, ये गुड मेरे पास है नहीं, इसको डिलीवर मैं कर चुकी हूँ ट्रक वाले भाई को, यार पोजेशन तो इसकी चलेगी ट्रक वाले भाई के पास। तो अब मैं क्या करूँ? मेरे को ये तो क्लियर हो गया है कि भाई पिंकी का तो दिवाला निकल चुका है, वहां से पेमेंट आने को तो रही, पेमेंट मिलने के चांस नहीं है, गुड की पोजेशन मेरे हाथों में नहीं रही, मतलब मैं अब राइट ऑफ लियन तो एक्सरसाइज कर नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? तो इसीलिए तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट राइट है। तो ये राइट क्या कहती है कि अगर मान लो सेलर जी, घबरा मत अगर मान लो आपके पास से वो पोजेशन जा चुकी है, अब वो ट्रक वाले भाई के हाथों में आ गई है और आपको पता चल गया है कि बायर अब पेमेंट नहीं कर सकता, तो आप राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मैं क्या हूँ, वो अभी गुड्स रास्ते में ही है ना, अभी ट्रक में टहल रहे हैं गुड्स, तो मैं रोक सकती हूँ उस ट्रक वाले भाई को कि गुड्स वापस ले आ भाई, पिंकी नहीं पेमेंट करेगी, वो तो बन गई इंसॉल्वेंट। तो समझे कि ये राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट क्या होता है। मतलब यहाँ पर अब सेलर के पास ये राइट है कि अगर गुड्स जो है वो रास्ते में ही है अभी, तो वो क्या है, उसको वहीं पे रोक कर उसकी पोजेशन को फिर से अपने पास ले सकता है। क्लियर? तो अब कहते हैं वो कौन कौन से सिनेरियो है जिसमें एक सेलर क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड इन ट्रांसिट को यूज कर सकता है। नंबर 1, सबसे पहले तो वो सेलर क्या है, अनपेड होना चाहिए। अब मान के चलो पिंकी ने मेरे को भी इसके पेमेंट तो पूरी कर दी, ये गुड अभी रास्ते में ही है, और मैं वो ट्रक वाले को बोल रही हूँ एक काम कर, ये गुड वापस ले आ, मेरे को दोबारा दे इसकी पोजेशन। नहीं, अगर मैं अनपेड हूँ तभी मैं राइट को क्या हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। नंबर 2, वो गुड्स अभी रास्ते में ही होने चाहिए। मान के चलो मेरे को पेमेंट नहीं मिली, मेरे को पता चल गया है कि सामने से हम पेमेंट आ नहीं सकती बायर से, और मैं ट्रक वाले को बोल रही हूँ, मैं कैरियर को बोल रही हूँ, मैं अदर बेली को बोल रही हूँ कि काम कर गुड्स को वापस ले आ, तो वो कहेगा गुड्स को पहुँच के पिंकी के घर, तो आप इस राइट को यूज़ नहीं कर सकते। वो गुड्स अभी भी ट्रांसिट में ही, मतलब रास्ते में ही होने चाहिए। नंबर 3, वो जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए। हाँ, या इस पॉइंट से मेरे को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। राइट ऑफ लियन में हमने कौन से सर्कमस्टांसेस पढ़े थे, कुछ याद करो, कि अगर सेलर ने गुड्स क्या है, कैश बेसिस पे सेल करे हैं, क्रेडिट पर करे हैं, लेकिन क्रेडिट का टाइम एक्सपायर हो चुका है, और अगर बायर इंसॉल्वेंट बन चुका है, मतलब कैश बेसिस, क्रेडिट का टाइम एक्सपायर और इंसॉल्वेंट, ये 3 पॉइंट्स थे ना। याद रखना फ्रेंड्स, इसको याद रखना कि राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट के टाइम पर इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट ही आता है ओनली। समझे? सेक्शन नंबर 51 हमको बताता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट, कि ट्रांसिट की ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड को फिर से जरा अच्छे से विजुलाइज करो, समझो क्या होता है। एग्जाम्पल को, मैं कौन हूँ, सेलर हूँ जी मैम, पता चल गया अब आज सेलर ही हो। हाँ, तो मैं हूँ सेलर, ओके। पिंकी कौन है, बायर है। ये गुड था जिसकी पोजेशन मेरे पास थी। अब क्योंकि पिंकी भाई हरियाणा में है, तो मैंने क्या करा, ट्रक वाले भाई को ये डिलीवर कर दिया, तो मतलब इसकी पोजेशन अब क्या है, ट्रक वाले भाई के पास है। अब मुझको जरा ट्रक वाला भाई समझ लो, मैं हूँ ट्रक वाला भाई, मैं ये गुड लेके जा रहा हूँ, सामने है पिंकी, मतलब बायर कौन है, पिंकी। तो जब ये गुड्स किसके हाथों में है, इसकी पोजेशन किसके हाथों में है, कैरियर के हाथों में है, तो उस टाइम से लेकर जब तक सामने वाली बायर पिंकी के पास इसकी पोजेशन नहीं मिल जाती, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट। समझे कि जब तक गुड की पोजेशन क्या है, कैरियर के हाथों में है, और जब तक वो बायर तक पहुंच नहीं जाते गुड्स, उसके बीच का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उसको हम बोलेंगे ड्यूरेशन इन ट्रांसिट। तो अब हम बात करते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट जो है वो टर्मिनेट एंड कब होगी।
नंबर 1 कहते हैं कि अगर जो बायर है या फिर जो बायर का एजेंट है, अगर वो गुड्स की जो पोजेशन है वो उन तक पहुंच गई है, तो यहाँ पर अब हम ये मानेंगे कि जो गुड्स जो है मतलब अब वो ट्रांसिट में नहीं है। नंबर 2, मैं हूँ सेलर, मैंने ट्रक वाले भाई को क्या करा, ये गुड्स से डिलीवर कर दिए कि जाओ इसको दिल्ली तक पहुँचाने हैं। दिल्ली मतलब क्या है, मेन डेस्टिनेशन है। लेकिन फ्रेंड्स पता क्या हुआ, ये गुड्स अभी रास्ते में थे कि दिल्ली आने से पहले ही बीच रास्ते में ही बायर का एजेंट क्या करता है, इस गुड्स को रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पर भी अब हम यही मान के चलेंगे कि जो गुड्स है वो ट्रांसिट में नहीं है। भले ही जो मेन डेस्टिनेशन थी, जो एक्चुअल डेस्टिनेशन थी, उससे पहले गुड्स रिसीव हो गए। रिसीव तो बायर या फिर बायर के एजेंट ने ही करे हैं ना, तो हम मानेंगे कि ट्रांसिट खत्म। नंबर 3 कहते हैं अगर जो कैरियर है या फिर जो बेली है ना, वो बायर, वो क्या है, वो बायर द्वारा ही हायर किया गया था। सपोज करो मैं सेलर हूँ, है ना, मैंने ये गुड्स पिंकी को हरियाणा में भेजने थे, लेकिन जो वो कैरियर वाला है, मतलब वो जो ट्रांसपोर्ट वाला जो बंदा है, वो उसी के द्वारा, पिंकी द्वारा ही हायर किया गया है। और जब मैंने वो कैरियर वाले को ये डिलीवर करे, तो क्या मैं यहाँ पर यही मानूंगी कि गुड्स पिंकी तक पहुँच गए? यस। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्ट वाला बंदा है वो पिंकी द्वारा ही हायर किया गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या समझेंगे कि ट्रांसिट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं अगर जो कैरियर वाला है वो ही रोंगफुली क्या है, रिफ्यूज़ कर दे कि मैं क्या हूँ, गुड्स की डिलीवरी नहीं करूँगा, तो वहाँ पर भी ट्रांसिट खत्म, कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज करो जो कैरियर है या जो बेली है वो एक्नॉलेज कर दे कि उसने क्या है, बायर के बिहाफ पे गुड्स होल्ड करे हैं, तो वहाँ पर भी हम यही मान के चलेंगे कि जो ट्रांसिट है वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहते अगर जो है वो गुड्स शिप में ट्रांसफ़र, शिप द्वारा भेजे जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या है, शिप का जो मास्टर है ना, वो देखा जाएगा कि वो एक इंडिपेंडेंट कैरियर है या फिर बायर के द्वारा किया गया है। अगर तो मान लो जो शिप का मास्टर है, कहते हैं वो एक इंडिपेंडेंट कैरियर है, मतलब वो बायर द्वारा हायर किया गया नहीं है, ना ही वो सेलर द्वारा हायर किया गया है, वो अपना एक इंडिपेंडेंट कैरियर है, तो उस सिनेरियो में हम ये समझेंगे कि गुड्स अभी ट्रांसिट में ही है, अभी रास्ते में ही है। लेकिन वो शिप का मास्टर, कहते अगर वो बायर के द्वारा हायर किया गया है, तो उसी वक्त हम ये समझ लेंगे कि ट्रांसिट खत्म और जो पोजेशन है वो किसके पास पहुंच गई है, वो बायर के पास ही पहुंच गई है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 52, जो बताता है हाउ स्टॉपेजेस अफेक्टेड। अच्छा, ये सेक्शन हमको ये कह रहा है कि जो मैं सेलर हूँ ना, जब मैंने वो ट्रांसपोर्ट वाले भाई को गुड्स से डिलीवर करे हैं, जब ऐसा सेलर, मेरे को ये पता चल गया था कि पिंकी जो है भाई वो उसका तो दिवाला निकल गया है, वो तो इंसॉल्वेंट बन गई है, वो मेरे को गुड्स की पेमेंट नहीं कर सकती, तो उस केस में कहते मेरे पास क्या मेथड है, कौन से तरीके, कौन से वे है, किस वे से मैं क्या हूँ गुड्स से ट्रांसिट में रोक सकती हूँ। तो वो 2 तरीके हैं। एक्चुअल पोजेशन, या तो मैं खुद ही वो ट्रक वाले भाई को रोकूं और कहूँ अरे ये गुड्स मेरे को वापस कर दे, वो कहेगा क्या हुआ, मैं कहूँगी पिंकी तो हो चुकी है इंसॉल्वेंट, वहाँ से पेमेंट नहीं आ सकती, इसलिए वो गुड्स की पोजेशन तो मुझको ही वापस दो, मतलब मैं खुद ही उसकी एक्चुअल पोजेशन ले रही हूँ। नंबर टू, मैं वो ट्रांसपोर्ट वाले को, वो कैरियर को, वो बेली को क्या कर रही हूँ, उसको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ नोटिस देकर। कैसे? सपोज करो मैं उसको कॉल करके बोल रही हूँ अरे ट्रक वाले भाई साहब सुनो जरा अपना ट्रक रोको, वो जो पिंकी जिसको गुड्स देने चले हो ना तुम, वो बन चुकी है इंसॉल्वेंट, तो इसीलिए वो गुड्स वापस मेरे को ही दीजिए, उसकी पोजेशन मैं ही अब रखूँगी अपने पास जब तक कि वो मेरे को पेमेंट दे नहीं देती, क्योंकि फ़िलहाल क्या है वहाँ से पेमेंट आने के चांसेस नहीं हैं, तो हम गुड्स उनको डिलीवर नहीं करेंगे, वापस मेरे पास ले आओ गुड्स। अब एक क्वेश्चन उठता है मैम कि जो आप अब उस ट्रक वाले भाई से, मतलब कैरियर से जो आप गुड्स वापस से रीडिलीवर करवा रहे हो, तो वो रीडिलीवरी का जो खर्चा आया है वो कौन बेयर करेगा? सही क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने। वो खर्चा मैं ही बेयर करूँगी। यस, अगर सेलर क्या है गुड्स रास्ते में रुकवा के दोबारा से रीडिलीवर करवाता है, तो उसका रीडिलीवरी के जो भी चार्जेस हैं वो फिर सेलर ही पे करेगा। क्लियर? सेक्शन नंबर 53 अब बात करता है प्लेज बाय द बायर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेज क्या होता है। तो प्लेज होता है गिरवी रखना। चलिए अब इस पॉइंट को समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं कि सब्सिक्वेंट सेल और प्लेज बाय बायर विदाउट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो ये है पिंकू जो कि सेलर है। इसने कहा चिंटू को कि मैं तुमको गुड्स डिलीवर करूंगा। चिंटू कहता है ठीक है, मैं आपको उसके प्राइस पे करूंगा। फ्रेंड्स, जो गुड्स पिंकू ने चिंटू को बेचने की बात करी ना, वही गुड्स चिंटू फर्दर टॉम को बेचने की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है माइंड में कि अगर वो गुड्स चिंटू टॉम को बेचता है और एक तरफ चिंटू जो है वो पिंकू को उसका प्राइस भी पे नहीं करता है, तो क्या यहाँ पर पिंकू जो है उसके पास राइट ऑफ लियन, अगर तो अभी भी गुड्स की पोसेशन पिंकू के हाथों में ही है, तो क्या वो राइट ऑफ लियन एक्सेस कर सकता है? या फिर अगर वो गुड्स अभी ट्रांसिट में है, तो क्या ऐसे सिनेरियो में पिंकू जो है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट एक्सेस कर सकता है? क्योंकि वही गुड्स तो चिंटू जो है वो टॉम को बेच रहा है। तो यहाँ पर अब वो पिंकू जो है वो दोनों राइट्स को एक्सरसाइज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सुनो, अगर तो चिंटू जो है वही गुड्स टॉम को पिंकू की कंसेंट लेके, मतलब उसकी परमिशन लेके अगर बेचने की बात करता है, तो फिर उस सिनेरियो में पिंकू जो है ना वो इन दोनों ही राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर चिंटू वही गुड्स टॉम को बेचता है लेकिन पिंकू की परमिशन के बिना, तो ऐसे सिनेरियो में फिर जो है पिंकू क्या है, चिंटू के प्राइस ना पे करने पे दोनों ही राइट्स क्या है, एक्सरसाइज करने का राइट उसके पास रहता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट सेल और प्लेज बाय बायर विद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब इसी एग्जांपल को फिर से ध्यान से समझना। पिंकू कौन है? सेलर है। पिंकू जो है वो चिंटू को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे देता है। चिंटू क्या है, वही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है, किसको दे देता है? उसको। वो कौन है? जो टॉम है, मतलब आगे फर्दर किसी और को। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन उठता है कि क्या पिंकू जो है वो दोनों ही राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है? तो यहाँ पर भी पिंकू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो कहते अगर तो वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था वो चिंटू ने टॉम को सेल कर दिया, बेच ही दिया, तो जो पिंकू है वो इन दोनों राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो जो चिंकू है, वो टॉम को प्लेज करता है, बेचता नहीं है, तो फिर प्लेज के प्रोविजंस पे डिपेंड करता है कि पिंकू अब राइट्स एक्सेस कर सकता है या नहीं। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बोला था अभी शुरू में कि प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। चिंटू ने अगर टॉम को वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है अगर वो उसने गिरवी रखा है, तो डैट मीन्स चिंटू ने टॉम से पैसे लिए होंगे या नहीं? जरा खुद सोचो। दिए होंगे मैम। क्या उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ कुछ अदर गुड्स भी दिए साथ में गिरवी रखने को? यस मैम, दिए हैं। चिंटू ने टॉम को, मान लो टॉम से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और बाकी गुड्स गिरवी रख के लिए 5 लाख रुपए। लेकिन हुआ क्या, चिंटू जो है वो पूरे 5 लाख रुपए जो है वो पे नहीं कर पाया। तो उसने क्या करा, अदर गुड्स को बेच दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को नहीं बेचा। तो इसका मतलब है पिंकू जो है उसके पास वो दोनों राइट्स हैं कि वो यूज़ कर सकता है। अगर मान लो चिंटू जो है वो 5 लाख रुपए पे नहीं कर पाया टॉम को और उसको अपने अदर गुड्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी सेल ही करना पड़ा, तो उस सिनेरियो में अब जो पिंकू है उसके पास दोनों राइट्स को एक्सरसाइज करने का हक जो है वो खत्म। सेक्शन नंबर 54 हम बात करता है राइट ऑफ रीसेल की। सपोज करो मैं हूँ सेलर, पिंकी कौन है? बायर है। ऐसा सेलर, मैंने पिंकी को प्रॉमिस करा कि मैं क्या हूँ उसको गुड्स डिलीवर करूँगी। पिंकी ने मेरे को प्रॉमिस करा कि वो क्या है, मेरे को पूरा प्राइस पे करेगी। लेकिन
अगर जो पिंकी है वो मेरे को पूरा प्राइस पे नहीं करती, मतलब वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, तो मेरे पास राइट है कि मैं राइट ऑफ लियन भी यूज़ कर सकती हूँ। और अगर मान लो वो गुड्स अब रास्ते में थे तो मैं राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट यूज़ कर सकती हूँ। अब देखा जाए फ्रेंड्स, इन दोनों ही राइट से होता क्या है, मैं क्या कर लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो दोनों गुड्स की पोजेशन अपने पास रख लूँगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है मैम कि अगर पिंकी सालों साल वो गुड लेने नहीं आई तो क्या मैं उनको ऐसे उसके इंतज़ार में रखूँगी, किसी और को नहीं बेचूँगी? तो इसीलिए तो राइट ऑफ रीसेल है कि आप क्या कर सकते हो, उस गुड्स को फर्दर किसी और को रीसेल कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले आपको उस बायर को नोटिस देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने पिंकी को जो गुड्स दिए, मैंने उसको बोला कि मैं तुमको गुड्स से डिलीवर करूँगी, उसने बोला वो मेरे को पेमेंट कर देगी। गुड्स अभी तक मेरे पास ही थे, पोजेशन अभी तक मेरे पास ही थे, और उसने क्या है पेमेंट नहीं करी, तो मेरे पास राइट था कि मैं उस गुड्स को रिटेन करके रख सकती थी। तो मैंने उस गुड्स की पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख लिया। अब मैं सोच रही यार मैं कब तक इसको रिटेन करके रखूँगी, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर पिंकी को नोटिस भेजा। उसको नोटिस भेजा कि मैडम जी सुन लीजिए पिंकी जी, 15 डेज 15 दिनों के अंदर अंदर ना मेरे को पेमेंट कर दीजिए, वरना मैं वो गुड्स अब किसी और को बेच दूंगी। और मान लो 15 दिन पूरा होने के बाद भी अगर पिंकी पेमेंट नहीं करती है तो मेरे पास राइट है कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसको फर्दर किसी और को अब रीसेल कर सकती हूँ। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मेरे को क्या है, ऐसा सेलर मतलब एक अनपेड सेलर को बायर को क्या है नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसको बिना नोटिस दिए भी क्या है उस गुड्स को किसी और को रीसेल कर सकता है। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेरिशेबल गुड है, जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप उसका वेट थोड़ा ना करने बैठोगे, वहाँ पर क्या है आप बिना ही उसको नोटिस दिए किसी और को क्या है रीसेल कर सकते हो। नंबर 2, कई बार क्या होता है, सपोज करो आपने पहले ही बायर के साथ ये एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में आपने मेंशन करा हुआ था कि अगर आपने क्या है पेमेंट नहीं करी तो हम आपके गुड्स क्या है किसी और को रीसेल कर देंगे। तो जब ये बात कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही थी तो आपको फिर से दोबारा क्या है नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो गुड मान लो मैंने पिंकी को 40,000 का बेचना था, वो मैं अगर फर्दर किसी और को रीसेल करती हूँ तो वही गुड मेरे को 40 की जगह 50,000 में मिल गया, मतलब मैं 50,000 में बेच पाई। ऐसा भी हो सकता है कि 40 की जगह मुझे किसी और को 35,000 में बेचना पड़ गया, मतलब रीसेल के टाइम पर या तो अब सेलर को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है तो वो सेलर और बायर दोनों में से किसके हाथों में आता है। सबसे पहले तो बात करते हैं लॉस की। मान के चलो मैंने पिंकी को कहा कि मैं तुमको 50,000 रुपये का लैपटॉप दूंगी, उसने कहा मैं तुमको 50,000 रुपये पे करूंगी, लेकिन पिंकी ने मेरे को 50,000 रुपये पे नहीं करे, मतलब मैं बन गई अनपेड सेलर। तो मैंने यहाँ पर पिंकी को नोटिस दिया कि 10 डेज के अंदर अंदर प्लीज़ आप पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज ये लैपटॉप मैं किसी और को रीसेल कर दूंगी। आफ्टर 10 डेज क्या हुआ, पिंकी ने मेरे को पेमेंट नहीं करी, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको नोटिस दिया था, उसने नहीं पे करे, मैंने किसी और को, अब मैंने टॉम को रीसेल कर दिया, मतलब वो लैपटॉप मैंने टॉम को रीसेल करा। पिंकी को बेचने की मेरी बात हुई थी 50,000 रुपये में, लेकिन हुआ क्या, टॉम को मुझे बेचना पड़ा 40,000 में, यहाँ पर मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने रीसेल करने से पहले पिंकी को नोटिस दिया था, तो लो यहाँ पर मेरे को राइट देता है कि सेलर जी आप टेंशन मत लीजिए, अब आपका जो नुकसान हो गया है ना 10,000 रुपये का, आप वो ऐसा डैमेजेस क्लेम कर सकते हो पिंकी से। लेकिन सपोज करो रीसेल करती विदाउट नोटिस दिए पिंकी को, अगर मैं पिंकी को नोटिस नहीं देती तो ऐसे केस में फिर मेरे पास ये राइट नहीं होना था, मैं फिर क्या हूँ पिंकी से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए नोटिस देना जरूरी है रीसेल करने से पहले, अदरवाइज क्या है आप लॉस को फिर क्लेम नहीं कर सकते, अब रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स अब सपोज करो
अगर मेरे को प्रॉफिट हो जाए, मान के चलो पिंकी के साथ मेरी बात हुई थी कि मैं उसको 50,000 रुपये में लैपटॉप बेचूंगी, लेकिन टॉम को वही लैपटॉप मान लो मैं 60,000 रुपये में बेच पाई, तो अब यहाँ पर 10,000 का तो प्रॉफिट हो गया। तो अब मेरे को बताओ, क्या पिंकी के पास राइट है कि वो उस प्रॉफिट को क्लेम कर सकती है? वो कर भी सकती है और नहीं भी। यस, अगर सपोज करो मैंने टॉम को रीसेल करने से पहले पिंकी को नोटिस दिया होता, नोटिस देने के बाद अगर मान लो मैं 60,000 में बेच दिया, मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो पिंकी प्रॉफिट नहीं ले सकती। यस, बिकॉज मैंने उसको इन्फॉर्म करा था भाई, मैंने उसको इन्फॉर्म करा था कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए वरना मैं रीसेल कर दूंगी, मैं किसी और को बेच दूंगी। नोटिस दिया था, अब अगर फ़ायदा हुआ तो मेरी चांदी, उसको क्या। लेकिन सपोज करो अगर मैं पिंकी को नोटिस नहीं देती, उसको नोटिस दिए बिना अगर मैं टॉम को बेच देती लैपटॉप और मेरे को 60,000 रुपये का बिक जाता और मेरे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता, तो क्या यहाँ पर पिंकी क्लेम कर सकती थी प्रॉफिट? यस, बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसको नोटिस नहीं दिया, मैंने उसको बताए बिना वो किसी और को बेचा है। तो यहाँ पे पिंकी कह सकती है कि 10,000 रुपये मेरे को दो। ये थी हमारी 3 राइट्स। अब बात करते हैं चौथी राइट की, डेट इज विद द होल्डिंग ऑफ डिलीवरी। ये राइट कुछ नहीं है, सिंपल सी है। इस राइट का मतलब ये है कि जो सेलर है, मतलब जो अनपेड सेलर है, वो कह सकता है बायर को कि हम क्या है आपको तब तक डिलीवरी नहीं करेंगे गुड की जब तक क्या है आप हमको पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो नहीं कर देते, तब तक हम क्या है उस गुड्स को अपने पास ही रखेंगे, हम आपको डिलीवर नहीं करेंगे। सो दैट्स इट। सो आई होप आज का टॉपिक आपने अच्छे से विजुलाइज करके एग्जाम्पल्स को फिर ही समझा होगा, क्योंकि तभी इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलो फिर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे राइट अगेंस्ट द बायर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।